Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss about forms of igneous rock for 12th ओडिशा जियोलॉजी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे igneous rock के फॉर्म्स जो कि स्पेशली 12th क्लास के बेसिक पे रहेगा। और बेसिक हम यहाँ इसको बेसिक हाई लेवल पर डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा बेसिक से हम लेके मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको 12th लेवल तक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी 12 के सिलेबस में जो भी फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक के अंदर मेंशन है वही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब ये जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक ये है क्या, पहले देखते हैं। जो कि आपका अगर आप सिलेबस आपने देखा है तो आपका जो भी यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो है आपका पेट्रोलॉजी का है, उसमें भी जो चैप्टर 1 है इग्नियस पेट्रोलॉजी, उसमें एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। स्टिल 2021 में कुछ पार्ट डिलीट किया गया सिलेबस से, बट फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक को डिलीट नहीं किया गया। तो फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक से। फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक का मीनिंग क्या है, मतलब हम जो फॉर्म्स बोल रहे हैं, अब इग्नियस रॉक क्या है वो तो हम सबको पता है। इग्नियस रॉक जो भी माग्मा या फिर लावा से क्रिस्टलाइज होने के बाद, मतलब मोल्टेन मटेरियल जो हमारे पास है माग्मा और लावा, वो क्रिस्टलाइज होने के बाद जो भी हमें मिल रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं सॉलिड प्रोडक्ट को इग्नियस रॉक। ठीक है, अब इग्नियस रॉक का फॉर्म क्या है वही चीज़ हम देखेंगे। मतलब इग्नियस रॉक तो हमने देख लिया, अब क्या है समझ लिया इग्नियस रॉक टोटली। अब जब बात कर रहे हैं फॉर्म्स, जब लग रहा है उसके पहले फॉर्म्स, इग्नियस रॉक का फॉर्म्स वो है क्या फॉर्म्स। तो जनरली फॉर्म का मीनिंग है साइज और शेप का। ठीक है, साइज ऑफ शेप, जो भी इग्नियस रॉक है या फिर इग्नियस रॉक जो बन रहा है अर्थ में, उसका साइज और शेप के अकॉर्डिंग हमने ये टॉपिक रखा है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी इग्नियस रॉक का साइज क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म्स का मीनिंग अब आप आई होप आप समझ गए होंगे। फॉर्म्स का मीनिंग जो है इग्नियस रॉक का साइज और शेप के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब कुछ फैक्टर है जो कि साइज और शेप को, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक को जो भी कंट्रोल कर रहे हैं या फिर अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ फैक्टर है। वो फैक्टर है क्या, मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब किस मोड पे वो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक फैक्टर है। ठीक है, अगेन विस्कोसिटी ऑफ माग्मा। ठीक है, माग्मा का विस्कोसिटी क्या है, या फिर माग्मा विस्कस है या फिर फ्लूइड है। ठीक है, विस्कोसिटी है और उसका जो मतलब फैक्टर है वो है फ्लूइडिटी ऑफ माग्मा। ठीक है, अब जो भी माग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है, इग्नियस रॉक बन कैसे रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा के द्वारा। अब जो भी माग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है क्या वो विस्कस है। विस्कस का मीनिंग क्या है, जो मूव नहीं करेगा। ठीक है, मूवेबल नहीं है। और सपोज कोई भी माग्मा मतलब है अर्थ का सरफेस के नीचे, अब वो अगर बहुत दूर एरिया में मूव कर रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है लाइक वाटर, तो उसको हम विस्कोसिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, विस्कस नहीं है, बट यहाँ पर बात हो रहा है विस्कस के ऊपर। अब विस्कस के ऊपर कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, मतलब फॉर्म विस्कस जब भी आपको देखने को मिलेगा माग्मा, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर डोमल शेप का मतलब इग्नियस बॉडी देखने को मिलेगा। अब डोमल शेप क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। बस यहाँ पर हम फैक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर में हमने देखा मोड ऑफ ऑकरेंस, उसका देखा विस्कोसिटी ऑफ माग्मा, मतलब विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करके उसका शेप कैसा रह रहा है, मतलब वो डोम शेप का रहेगा। मीन्स वो मूवेबल नहीं रहेगा, मूव नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर रहेगा। तो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। मतलब विस्कोसिटी की वजह से इस टाइप का आपको शेप मिलेगा डोम टाइप का। अब मतलब फ्लूइडिटी ऑफ माग्मा, जो माग्मा फ्लो करेगा वहाँ पर आपको मतलब डोम शेप नहीं देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जो भी फ्लो करेगा सीट टाइप का देखने को मिलेगा, मतलब जो भी क्रिस्टलाइज होगा सीट टाइप का। तो फ्लूइडिटी भी एक फैक्टर है, वो भी वेरी कर रहा है। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है जो भी मतलब फॉर्म्स या फिर साइज से पाएगा इग्नियस रॉक का, मतलब किस टेम्परेचर में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, किस टाइप में क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कंपोजिशन ऑफ मोल्टेन मटेरियल, ठीक है, मोल्टेन मटेरियल का जो भी रहेगा उसका कंपोजिशन के ऊपर भी मतलब वो फैक्टर का मतलब अफेक्ट करेगा। कंपोजिशन के ऊपर क्यों अफेक्ट करेगा, कंपोजिशन के ऊपर भी हम देखते हैं एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब एक एसिडिक माग्मा या फिर जो भी एसिडिक मोल्टेन मटेरियल रहता है उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी अलग रहता है और बेसिक का अलग रहता है। एसिडिक की अगर बात करें तो वो विस्कस रहता है, मीन्स वो मूव नहीं करता है। बट जब बात करते हैं बेसिक का तो वो मूव करेगा। तो एसिडिक और यहाँ पर जो कंपोजिशन के ऊपर भी वेरी करेगा। कंपोजिशन रहता है एसिडिक, बेसिक। ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट, तो उसके ऊपर भी मतलब अफेक्ट करेगा। ठीक है, फैक्टर एक है कंपोजिशन भी। अब स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर किस टाइप का स्ट्रक्चर में या फिर किस टाइप का केव में या फिर किस टाइप का जो ओपन स्पेस में जाके माग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है। समटाइम्स क्या होता है ना, कहीं कहीं आपको ओपन स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थ के सरफेस में, वहीं पर कहीं ना कहीं माग्मा इरप्ट हो जाता है। तो ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पहले से ये स्ट्रक्चर बन के कोई एक स्ट्रक्चर उसके अंदर अगर हो जाएगा उसी का शेप में ऑब्वियसली रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्ट्रक्चर भी डिपेंड करेगा। अब हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं फॉर्म्स, मतलब उसका साइज और शेप। तो साइज और शेप अभी किसके ऊपर, अगर पहले से ही कहीं ना कहीं आपको एक इस टाइप का दिख रहा है, मतलब केव है आज के सरफेस में, यहीं पर माग्मा इरप्ट होकर क्रिस्टलाइज हो गया, तो ऑब्वियसली उसका साइज शेप क्या रहेगा, जो पहले से ही जो केव का साइज और शेप है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। वेट ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा, ठीक है, जो भी ओवरलाइंग स्ट्राटा है जिसका वेट लग रहा है, जब भी माग्मा इरप्ट हो रहा है वो कुछ ना कुछ रॉक बेड को कट करके
मतलब राइज होता है। रॉक बेड को जब कट करेगा, रॉक बेड का जो भी फोर्स है या फिर उसका जो भी वेट है, ठीक है, जिसको मैग्मा को कट करना है या फिर लिफ्ट करना है, ठीक है, उसके अपने लिए रूम बनाना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ रॉक बेड है, ठीक है, रॉक बेड है, यहाँ पर मैग्मा इरप्ट हो रहा है। इरप्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर यहाँ या फिर यहाँ कहीं ना कहीं वो रहेगा। अब वहाँ पर यहीं पर क्रिस्टलाइज होगा, तो अभी क्रिस्टलाइज होगा तो अब ये इसका जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको उठा सक रहा है या नहीं, या फिर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। वेट ऑफ द ओवरलाइंग स्ट्राटा, जो भी ऊपर में ओवरलाइंग स्ट्राटा है या फिर रॉक बेड है, व्हिच दे हैव टू लिफ्ट, ठीक है। मैग्मा जो भी आएगा रॉक बेड को कट करेगा, जो भी बेड को कट करेगा, ठीक है, लिफ्ट करेगा इन ऑर्डर टू मेक रूम्स, ठीक है, अपने लिए। मतलब वो मैग्मा जो रहेगा ना, पहले से ही तो ये स्पेस कवर हो गया है, बट यहाँ पर फिर से अगेन वो घुस रहा है तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेस बनाएगा ना, ठीक है। तो वो स्पेस बनाएगा उसके वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस साइज और शेप के ऊपर, ठीक है। स्पेस जो बनाएगा स्पेस के अकॉर्डिंग उसका साइज शेप आएगा। साइज शेप अगर स्पेस के अकॉर्डिंग आता है तो साइज शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका वेट के ऊपर। अब वेट अगर लो रहेगा तो बेसी उसको अपलिफ्ट करेगा, वेट अगर मतलब हाई रहेगा बहुत, मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहेगा तो अपलिफ्ट ज़्यादा कर नहीं सकेगा। तो इसका शेप क्या रहेगा, मतलब फ्लैट रहेगा। अगर बेसी अपलिफ्ट कर देता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर्म्स तो यही सब थे मतलब। तो यहाँ पर आपको 12 के बेसिस पे याद क्या रखना है, फॉर्म्स का पहला जो है मीनिंग क्या है, फॉर्म्स का मीनिंग क्या है ये आपको याद रखना है। साइज और शेप के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ फैक्टर हमने देखा। अब फैक्टर के ऊपर अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आपको 12 के बेसिस पे उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार समझ के छोड़ दीजिए या फिर पढ़ के छोड़ दीजिए। फैक्टर आपको कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है अब इसके ऊपर जो फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेनली जो उसका क्लासिफिकेशन है 2 टाइप में है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, उसका डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है इसको आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दीजिए, आपने पढ़ लिया एक बार समझ लिया बस काफ़ी, आपको याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक जो है उसको हमने क्लासीफाई किया तो किस बेसिस पे क्लासीफाई किया और कितने टाइप में क्लासीफाई किया, ठीक है। तो मेनली क्लासीफाइड इंटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक को हमने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया। अब क्या क्या ग्रुप है, एक ग्रुप है कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी और एक है डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी। आप कॉन्कोर्डेंट क्या है, डिस्कॉर्डेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कॉन्कोर्डेंट इग्नियस बॉडी क्या है और डिस्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी क्या है। तो इसको हमने मेनली क्लासीफाई किया 2 टाइप में, एक को हमने नेमिंग किया कॉन्कोर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। ये चीज़ आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक के ऊपर। तो आपको यहाँ पर सिंपली याद क्या रखना, लिखना क्या है, फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक लिखना है, इसका माने डेफिनेशन लिखना है, फॉर्म का मीनिंग क्या है, साइज और शेप को रिफर कर रहा है। और फैक्टर आपने अगर नहीं भी लिखा चलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है मेन उसका जो फॉर्म मेनली क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया, कॉन्कोर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। अब कॉन्कोर्डेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के कॉन्कोर्डेंट बॉडी है, वो सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पे लिया। फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक का बेसिक लेवल से हमने ट्राई किया आपको समझाने के लिए 12 के बेसिस पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस टाइप के 12 रिलेटेड जो भी जियोलॉजी के लेक्चर्स है उसको एक्सेस करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई 12 जियोलॉजी का वीडियो अपलोड आप सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।